सोचिए 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, दिन रात की बेहिसाब मेहनत और एक ऐसा एग्जाम जो उनके पूरे फ्यूचर का फैसला करने वाला है। नीट, हमारे देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। इसे पास करके ही लोग वो डॉक्टर बनते हैं जिन पर हम अपनी जान भरोसे से सौंप देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम एग्जाम शुरू होने से पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो चुका हो। आज के इस विश्लेषण में हम नीट एग्जाम में हुए इस महा घोटाले के सबूतों की गहराई से जांच करेंगे। हम इसकी पूरी टाइमलाइन और पेपर ट्रेल को ट्रेस करेंगे जिसने इस सिस्टम की असलियत सबके सामने ला दी है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब ये जो नंबर है ना 135, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। नीट के ओरिजिनल पेपर में टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन सच में ये बहुत ही हैरानी की बात है कि एग्जाम शुरू होने से पहले ही लीक हुए एक डॉक्यूमेंट में उन 180 में से पूरे 135 क्वेश्चंस बिल्कुल हूबहू मैच कर रहे थे, एकदम कॉपी पेस्ट। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सवाल एक अनब्रोकन सीक्वेंस में थे, मतलब एक कॉमा या फुल स्टॉप तक इधर-उधर नहीं था। ये कोई अंदाजे से बनाया गया गेस्ट पेपर नहीं था, ये एक सटीक एग्जैक्ट लीक था। इस पूरे खुलासे की शुरुआत कहां से होती है? 2 मई की एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना से। केरल के एक एमबीबीएस स्टूडेंट को एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। इस मैसेज में एक फाइल अटैच थी और साथ में साफ साफ लिखा था, ये वही 300 सवाल हैं जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं, इन्हें आगे फॉरवर्ड करो। उस स्टूडेंट ने बिना देरी किए ये मैसेज अपने पिता को फॉरवर्ड कर दिया, जो राजस्थान के सीकर में एक पीजी हॉस्टल चलाते हैं। उस वक्त शायद ही किसी को अंदाजा था कि एक छोटा सा व्हाट्सएप फॉरवर्ड पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम की नींव हिला देगा। तो सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। चलिए इस पेपर ट्रेल के उद्गम यानी इसकी शुरुआत को देखते हैं। आखिर सीकर के एक व्हाट्सएप चैट तक ये पेपर पहुंचा कैसे? कहानी सीकर से शुरू नहीं होती। असल में इन्वेस्टिगेशन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सच में किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगती। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पेपर महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद एक ऑथोराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से चुराया गया था। और देखिए, ये काम कुछ आम स्टूडेंट्स का नहीं था। इस गैंग ने मॉनिटरिंग सिस्टम्स और सिक्योरिटी को चकमा देने के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्री प्लान्ड तरीके अपनाए। उन्होंने चुपके से पेपर की फोटो नहीं खींची, बल्कि एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल किया। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? डेटा को ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने नासिक के आउटस्कर्ट्स में अपना खुद का एक शैडो सर्वर तक बना डाला, ताकि कोई डिजिटल फुटप्रिंट ना छूटे। वहीं से ये पेपर सीधे गुड़गांव के खरीदारों तक पहुंचाया गया। नासिक से हुई ये चोरी तो बस एक शुरुआत थी। अब देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आगे कैसे फैला। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये पूरी चेन कैसे बनी। एग्जाम से करीब 1 महीने पहले ही नासिक से पेपर निकाल लिया गया था। फिर 26 अप्रैल को गुड़गांव के एक डॉक्टर ने इस लीक्ड पेपर से एक गेस्ट पेपर तैयार किया। इसमें उन्होंने चालाकी से ओरिजिनल सवालों के साथ कुछ बाहर के सवाल भी मिला दिए ताकि किसी को शक ना हो। 29 अप्रैल आते आते राजस्थान के बावल ब्रदर्स ने इसे एस्पिरेंट्स के बीच बांटना शुरू कर दिया। और आखिरकार 2 मई को ये वही व्हाट्सएप फॉरवर्ड बनकर सीकर पहुंच गया जिसका जिक्र हमने पहले किया था। अब इस स्लाइड में जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि कैसे एक चुराया गया पेपर एक बहुत ही महंगी कमोडिटी यानी एक बाजारी चीज में बदल गया। नासिक के शुभम खिरनार ने इसे 1 लाख रुपए में खरीदा और आगे 15.5 लाख में गुड़गांव बेच दिया। फिर गुड़गांव के उस डॉक्टर ने इस कंपाइल्ड पेपर को 30 लाख रुपए में राजस्थान के रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी बावल ब्रदर्स को बेचा। वहां से ये सीकर के एक एजेंट राकेश मनवारिया तक 5 लाख रुपए में पहुंचा। और गेम यही खत्म नहीं हुआ। राकेश ने अकेले ही इस पेपर को लगभग 700 स्टूडेंट्स को 20-20 हजार रुपए में बेचा। मतलब एजुकेशन के नाम पर यह पूरा का पूरा एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मॉडल बन चुका था। अब वापस चलते हैं सीकर वाले उस पिता के पास और देखते हैं एनटीए और एसओजी की इस इन्वेस्टिगेशन की टाइमलाइन क्या रही। तो जब एग्जाम के बाद सीकर के उस पिता ने एक कोचिंग टीचर से सवालों को वेरीफाई करवाया, तब उन्हें इस महा घोटाले के स्केल का एहसास हुआ। जब 135 सवाल हूबहू मैच कर गए, उन्होंने तय किया कि वो सिस्टम को अलर्ट करेंगे। लेकिन जब वो पहली बार सीकर की लोकल पुलिस के पास गए तो उनका एक्सपीरियंस बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रहा। पुलिस ने उनकी शिकायत को बस अफवाह बताकर उन्हें वहां से भेज दिया, पर वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने सीधे एनटीए से संपर्क किया, इसके बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो और फिर राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एसओजी ने जब उस व्हाट्सएप मैसेज को बारीकी से देखा तो उस पे फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स का टैग लगा था। ये एक बहुत बड़ा सुराग बन गया। इस डिजिटल ट्रेल ने साफ कर दिया कि ये लीक कितने बड़े पैमाने पर हुआ था। और इसी इन्वेस्टिगेशन का नतीजा था कि आखिरकार 12 मई को देश के इतिहास में पहली बार एनटीए को नीट का एग्जाम ऑफिशियली कैंसिल करना पड़ा।
जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमियां और जिम्मेदारियों से इनकार करने का सिलसिला भी शुरू हुआ। इस मुद्दे की गहराई में जाने पर मुख्य आरोपियों को लेकर कुछ काफी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई हैं। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर दिनेश बावल को लेकर जो दावे इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट किए गए हैं, उन पर न्यूट्रल तरीके से गौर करते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिनेश पॉलिटिकली काफी एक्टिव है और भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य है। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ भी देखी गई हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ये भी इशारा करती है कि इन भाइयों को लीक के बारे में 1 महीने पहले से ही पता था। और हाँ, एक डिटेल और जो काफी सवाल खड़ी करती है, वो ये फैक्ट है कि पिछले साल ही इनके परिवार के 4 बच्चों ने एक साथ नीट क्लियर किया था। हम यहाँ किसी पर कोई डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन ऐसे फैक्ट सामने रखती है तो पूरे सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर बड़े सवाल जरूर उठते हैं। और यहां आकर एक बहुत बड़ा विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल साफ नजर आता है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ एसओजी की इन्वेस्टिगेशन ठीक बता रही है कि पेपर 1 महीने पहले ही बड़े पैमाने पर लीक हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ एनटीए के डायरेक्टर जनरल पब्लिकली यह दावा कर रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। उनका कहना था कि बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रही थी जिसमें से कुछ सवाल एग्जाम में आ गए। जरा सोचिए, जब 180 में से 135 सवाल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मैच कर रहे हों तो क्या उसे सिर्फ एक इत्तेफाक या गैस कहा जा सकता है? यह शुरुआती इनकार कहीं ना कहीं सिस्टम की अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश की तरफ इशारा करता है। अब तक हमने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और पेपर ट्रेल्स की बात की, लेकिन इस सबके बीच इसकी सबसे भारी कीमत किसने चुकाई? चलिए स्टूडेंट्स पर इसके असर को समझते हैं। यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि इस सिस्टम के फेल होने का नतीजा सीधे तौर पर उन 22 लाख स्टूडेंट्स ने भुगता, जिन्हें अचानक से री एग्जाम की तैयारी के उस भयंकर तनाव में धकेल दिया गया। बच्चों का कीमती वक्त और परिवारों की उम्मीदें और पैसा सब कुछ दांव पर लग गया। ऊपर से 2024 के ग्रेस मार्क्स वाली वो अनसुलझी कंट्रोवर्सी अलग थी, जहां 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 परफेक्ट स्कोर मिल गए। ये सब हमें एक बहुत ही सख्त सबक सिखाता है। किसी एक एग्जाम के भरोसे अपना पूरा फ्यूचर छोड़ देना कितना रिस्की हो सकता है, ये आज सबके सामने है। इसलिए आज के वक्त में ऑल्टरनेटिव करियर या एक सॉलिड प्लान बी का होना अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। तो जब पूरा का पूरा सिस्टम ही इतना टूटा हुआ और वल्नरेबल हो, जहां मेहनत करने वाले बच्चे रातों की नींद गंवा रहे हों और कुछ लोग चंद पैसों के लिए सब कुछ बायपास कर जाएं, तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आखिर इस लीक हुए फ्यूचर की असली कीमत कौन चुकाता है? क्या हमें बस एग्जाम कैंसिल होने और री एग्जाम्स का इंतजार करना चाहिए, या फिर इस पूरे सिस्टम को बेस लेवल से ठीक करने की और जवाबदेही तय करने की मांग करनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सीरियसली विचार करने की जरूरत है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और जागरूक बने रहिए।